उनको मौका अभी तक किसने रोका था? सर ये उन्होंने, लड़ने को आते हैं वो लोग। मैं कह रहा हूँ ना, अभी तक कुछ नहीं था। ये तो नहीं था ना कि भाई जाटो समाज के लिए 10% जाटो समाज जाएंगे। जो पढ़ा है, जिसने अपना जो पहले वाला धंधा जो हमारा था, अब हमने गटर ही साफ करने हैं, मरना है गटर में, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, और हमें ये कहना बोला दादा हम तो ये कमाएंगे, ऐसे कमा खा लेंगे, तो ऐसे आगे नहीं बढ़ते। सबसे पहली जो समस्या है वो पढ़ाई की है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, कंपटीशन लड़ाओ, उनको तैयार करो उसके लिए। भले ही आप एक रोटी कम खा लो, लेकिन उनको पहले उस लायक बनाओ, वो कंपटीशन करें। ये कह रहे हैं कि भाई जो जाटव समाज है, जो ऊंचे ये है, ये मलाई खा गए। पिछले 70 साल से रिजर्वेशन है, 15% है। आज तक केवल 5 और 7% ही पोस्ट क्यों भरी गई है? वो 8% जो बची उनको वाल्मीकि मेरे भाइयों को दे दो, हमें दे दो, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ। हमें दे दो, जो 8% जो बची हुई है उनको दे दो, अगर तुम इतने हितैषी हो तो। ये उनका मानना जब रहता है कि जब 15% सीटें हैं, 15 की 15% सीटें भरी जाती, अब भाई इनका इतना कोटा है, सारा भरा हुआ है, और इसमें जो वाल्मीकि समाज का, इनका जो वंचित वर्ग का जो नहीं आ पाया, जब तो उनकी दलील थी। कल के प्रोग्राम के बारे में प्राचा साहब ने आप सभी को बता दिया है। मैं और मेरा समाज, हालांकि मेरा जो समाज है हरियाणा में, हम अति वंचित में आ रहे हैं, और जो वाल्मीकि वाली जो कैटेगरी है हम उसमें आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका वर्गीकरण का विरोध कर रहा हूं। और मैं राष्ट्रीय सामाजिक न्याय कीर्ति मंच का राष्ट्रीय महासचिव हूं, और उसकी हैसियत से हमारे एडवोकेट महमूद प्रसाद साहब, उसके हमारे चीफ पैटर्न हैं, उनके सहयोग से अभी हमने सभी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, सभी को हमने चिट्ठी लिखी है, और उसमें ये लिखा है कि भाई आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉई हैं उसमें आप परसेंटेज बताइए हमें कि आपके यहाँ कितने SC के हैं, कितने ST के हैं, कितने माइनॉरिटीज़ के हैं, और किस किस पोस्ट पे हैं, क्लास वाइज, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़। हर एक पोस्ट के लिए डायरेक्टर कितने हैं, सेक्रेटरी कितने हैं, आपके जो असिस्टेंट डायरेक्टर कितने हैं, क्लरिकल स्टाफ कितना है, सिक्योरिटी में कितने, हमने सभी का डाटा मांगा है। उसके बाद हमें डाटा मिलेगा तब हम उसमें और कार्रवाई करेंगे। कि हमारा मेन डाटा लेने का मतलब ये है कि हम उसमें फिर प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मांगेंगे, और अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं, हम सरकार के ऊपर भी दबाव बनाएंगे अपनी संस्था के मार्फत। भाई जो है प्राइवेट संस्था के लिए भी रिजर्वेशन के लिए आप जो कानून लेकर आओ इस तरह का। और अगर हमें क्योंकि सरकारी नौकरियां तो बची ही नहीं है, अभी सरकारी नौकरियां नहीं बची हैं। अभी जो लेटरल एंट्री वाला आया है, सरकार कितनी चालाक है, 41 एंट्रीज निकाली है, लेकिन 41 एंट्रीज अगर वो एक इकट्ठे निकालते तो उनको रिजर्वेशन 6 SC को देनी पड़ती, 3 ST को देनी पड़ती, और 12 OBC को देनी पड़ती। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज निकाली, एक पोस्ट इसमें, 2 पोस्ट इसमें, 3 पोस्ट इसमें, ताकि हमारे जैसे लोग उसको चैलेंज भी ना कर सके। भाई एक पोस्ट है, पहली पोस्ट तो जो है, जो रोस्टर वाला सिस्टम है उसके मुताबिक, तो ये भी एक हमारे साथ में धोखा है। मैं पुनः अपने समाज के लोगों से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कल के भारत बंद में पूर्ण सहयोग करें। और ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे भाई जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो इसके समर्थन में भी आ रहे हैं कि भाई हम इसका समर्थन करते हैं, उनके साथ में भी बहुत प्यार से उनको समझाएं, और उनके साथ में उसको प्रश्न सुना लें, क्योंकि उनकी अलग मांगे, हमारी अलग मांगे। हमें अपने भाइयों को समझाना है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम वर्गीकरण के खिलाफ हैं, क्यों हम क्रीमी लेयर के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि भी वर्ग क्रीमी लेयर होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मेरा बाप भी जज, मैं भी जज, मेरा बेटा भी जज, क्या उनके लिए क्रीमी लेयर लागू नहीं है? उनके लिए भी लागू होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए। केवल कानून बना के और पब्लिसिटी करने के लिए आम जनता में मेरे भाइयों में जो झगड़ा करवाने की जो साजिश है, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ इसकी। और अपने समाज के सारे भाइयों से, SC ST OBC से रिक्वेस्ट, माइनॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ, भारत बंद का शांतिपूर्वक कानून के मुताबिक इसका जो विरोध करें, और कानून को अपने हाथ में ना लें, कोई दंगा फसाद ना होने दें। हमारे बीच में कुछ ऐसे तत्व भी आएंगे जो कि इसको फेल करने के चक्कर में रहेंगे, उनकी वीडियो बनाएं, और हम उनका जो है कानूनी रूप से हम उनकी मदद करेंगे। इसके साथ ही जय भीम, जय संविधान, जय भारत।
एक जनरल कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब को, संजीव खन्ना जी को और जो लोग बनते हैं उनको अपने पदों से इस्तीफे दे देने चाहिए ना, अगर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है कोई। तो ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं वो अपने अपने पदों से इस्तीफ़ा दे देना। डीवाई चंद्रचूड़ साहब तो क्रीमी लेयर से आते हैं, ये खन्ना साहब भी क्रीमी लेयर से आते हैं क्योंकि इनके चाचा जी भी थे, सुप्रीम कोर्ट में जज थे। हालांकि वो ईमानदार जज थे और उन्होंने काफ़ी मजबूत फ़ैसला लिया था। ये खन्ना साहब तो कभी वो फ़ैसला ऐसा ले नहीं पाया आज तक अपने चाचा जी के बराबर, लेकिन क्रीमी लेयर में तो हैं, ये इस्तीफ़ा दे दें दोनों। तो एक लीड बाय एग्जाम्पल होता है ना। हमारे देश की जितने भी जो जनरल कैटेगरी के मंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सब इस्तीफ़ा दे दें, वो सब तो क्रीमी लेयर में आ गए ना। तो वहाँ नहीं, क्रीमी लेयर सिर्फ फ्रॉड है, धोखा है, इसलिए बिल्कुल भी क्रीमी लेयर नहीं। और कोई भी व्यक्ति ये कहता है ना मैं टैलेंट से आया हूँ, वो तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। जो जनरल कैटेगरी का ये व्यक्ति कहता है मैं टैलेंट से आता हूँ, उनमें 1-8% टैलेंटेड लोग होते हैं, वो दूर से पहचाने जाते हैं। ये बात तय है, वो दूर से पहचाने जाते हैं। देखिए आरक्षण मैंने आपको यही बताया ना, सबसे भी उससे भी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि सीटें तो खाली पड़ी हैं। अब जो ये बदलिया साहब ने चिट्ठी लिखी है, जो सरकार सारे देश में जितनी भी सरकारें हैं वो सब मिलकर उतनी नौकरियां नहीं दे पाएंगी अगर आप लोग हमारे आंदोलन में मदद करो कि प्राइवेट सेक्टर में इतनी करोड़ों नौकरियां बाकी हैं, हमारी जो बैकलॉग की करोड़ों नौकरियां बाकी हैं सरकार में, वो लेने के लिए आंदोलन करो ना, नौकरियों की कमी नहीं पड़ेगी। अब जो है आपने ये रोस्टर सिस्टम पूछा, रोस्टर सिस्टम ये है कि 100 सीटें हैं सपोजिंग, उसमें से 15 जो पद निकलेंगे उसमें से पहला नंबर किसका आएगा, ये है ना 100 पद हैं जैसे, तो 100 में से 15 शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड हैं, तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा, ये है महत्वपूर्ण बात। उसके लिए बेईमानी भरा सिस्टम है। हमारा ये कहना है अगर ईमानदारी से होता तो अब जैसे 40 का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, अभी 40 सीटें इन्होंने एक साथ नहीं निकाली हैं। जनता क्या सोच रही है, 40 लेटरल एंट्री मिलेंगी, 40 अब सैकड़ों डिपार्टमेंट हैं, हज़ारों डिपार्टमेंट हैं, एक एक करके एक एक जगह हर जगह नौकरी आ जाएगी। कौन लेगा, क्या है, पहले जनरल कैटेगरी वाले लेंगे, किसी के हाथ में कोई नौकरी नहीं आएगी। जब 15 लोगों के हाथ में एक नौकरी नहीं आ रही, यही तो पीड़ा है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी बड़े पद पे क्यों नहीं पहुंच पाया कि 15 का ग्रुप एक नौकरी नहीं ले पा रहा, अब 2 का, 1 का, 0.1% वाले का कभी वो एक नौकरी ले पाएगा, जिसकी संख्या भी 1% नहीं है, जिसकी संख्या भी 3% नहीं है। जब 15% मिलके एक नौकरी नहीं ले पा रहा है, ये है इसकी बुनियाद जो मैं आपको समझा रहा हूँ। रोस्टर का मतलब ये है, मैं बता देता हूँ कि पहली 3 सीटें जाएंगी जनरल की, चौथी आएगी ओबीसी की, 7वीं एससी की आएगी और 15वीं एसटी की आएगी। तो हमारा अगर वो इतनी शुभचिंतक है तो सबसे पहली पोस्ट हमें देना। आएगी नहीं ना कभी, सबसे पहले हमें दे, आएगी नहीं, सबसे पहले एससी एसटी को दे। पहले 3 पोस्ट जनरल को जाएंगी, फिर ओबीसी को। हमारा एससी का नंबर 7वें पाएगा, एसटी का 15वें के नंबर, क्योंकि हम 15%। अगर वैकेंसी 5 है तो फिर तो नंबर ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वही तो ये लेटरल एंट्री वाला यही तो है ना। मैं 5 नहीं, मैं बता रहा हूँ एक ही नौकरी है, एक ही है, और वो 15 के हाथ में नहीं आ रही थी, तो ये 1% वाले कैसे ले लेंगे। जो इसका सम्मान कर रहे हैं वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं, इस फैसले का जो लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर वो समझदार, उनको ये बात खुद ही कह रही है ना जजमेंट, वो बहुत पिछड़ गए हैं। इसी उनके पिछड़ेपन का, जिसकी जिम्मेदार सरकार है, अगर ईमानदारी से देखिए ये 15% नौकरियां मिल रही होती, 15% भी मिल रही होती, तो क्या वाल्मीकि समाज के लोग वंचित रह जाते? बिल्कुल नहीं रहते। जब मिली ही 5% हैं, 10% तो खाली जाती है ना हमेशा, इसीलिए बाकी लोगों का नंबर नहीं आया। इसके लिए कोई जजमेंट नहीं आई, इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस पूरी जजमेंट में भी नहीं भेजा गया। कोई बोला है कि इसका तो डेटा निकालो कि ये लोग जो नौकरियां खा जाते हैं, जो गायब हो जाती हैं, ये बैकलॉग कहाँ से क्रिएट हो गया, इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। और सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा ना कि क्रीम खा गए लोग, क्रीम ले लाएंगे भी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कौन क्रीम खा गया? क्रीम क्या, अभी तो मट्ठा भी पड़ा है वहाँ पे, 10 सारा मट्ठा, क्रीम, दूध, खा के सारी क्रीम एससी एसटी में। मैं जब क्रीम खा गए, ये मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, क्रीम तो जब खाएंगे जब दूध खत्म हो। दूध तो पड़ा है अभी, खूब क्रीम निकालो, 10 किलो दूध पड़ा है, 5 किलो ही तो खा गए। 5 किलो, ये देखिए दूध से ही बनती है ना सब चीज़ें, 10 किलो दूध तो जनरल कैटेगरी वाले पी रहे हैं रोज। हमारा, हाँ आपका SC ST का
एसटी का अलग। और 5 किलो दूध जो है, 15 किलो दूध में से 5 किलो दूध जो भी समाज के खा गए, ये 10 किलो दूध को नहीं देखना, ये दूध नहीं है, वो 5 किलो दूध ही है जिसमें से हमें अपना हिस्सा और लेना है। ये तो पानी मिला कर पी रहे हैं फिर सारे SC/ST। ये पानी इनको मिल कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ इनके हाथ तो एक बूंद आ गई तो बस वो उसको मिल गई, और ये जो पूरा का पूरा पीपा भरा रखा है उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, वो जो हमारा है। जिस दिन पीपे की तरफ देखना शुरू कर दिया, और ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उनकी है जो 5% के लोग हैं जिनको नौकरियां मिल गई हैं, कि वो बाकी सबकी लड़ाई आगे रखें। तो मैं ये एक कमी तो मानता हूँ, जो समाज ये 5% समाज में जिनके हाथ में थोड़ी ज़्यादा नौकरियां आ गई हैं, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस बात को इंश्योर करते कि 15% की 15% नौकरियां सबको मिलें, फिर ये लड़ाई का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूध तो पड़ा है अभी और लड़ रहे हैं हम अपने जो कहाँ पड़ा हो तो जनरल वाले ले नहीं, ना पड़ा है ना, वो ले जा नहीं। एक और बात मजेदार मैं बता दूं, वो जनरल वाले ले जा ही नहीं सकते, वो चुरा सकते हैं, ले जा नहीं सकते। NFS क्या है सर? वही तो वो चुराना है, वो डकैती है, वो तो यहाँ रखने का था, वो कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो दूध सड़ तो जाएगा, खाली पड़ा रहेगा, इस्तेमाल नहीं हो सकता वो दूध। ये क्या किया है, वो दूध चुरा के पी रहे हैं जनरल कैटेगरी के लोग। वो जो चोरी का दूध है वही रोकने का काम जो है ये 5% लोगों को करना चाहिए था, जो नहीं किया। ये जिम्मेदारी आज भी है। अगर हम ये 10 किलो दूध रोज़ का हम अगर छीन के चोरों से जनरल कैटेगरी वाले अगर हमारे समाज के सामने रखेंगे तो किसी को दूध के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको दूध मिलेगा। 200-250 लोग हैं पूरे देश भर में जो इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, इनको कैसे समझाया जाए, इनका क्या इलाज है? नहीं, ये 200-250 से ज्यादा है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, ये उचित नहीं है बिल्कुल। नहीं ज़्यादा है, नहीं उचित, ऐसी बात ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर ये दूध का बंटवारा ठीक से कर लिया गया तो दूध पड़ोस में तो बैठे हैं, ये तो समर्थन में उनमें से देखिए नहीं है ना, समर्थन में मतलब उसका विरोध कर रहे हैं ना। हाँ कर रहे हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो बात सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हालांकि मैं जो मेरे जो लोग हैं मेरी कैटेगरी वाले वो इसका जो है समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं विरोध कर रहा हूँ क्योंकि ये समझते हैं इस बात को, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका जो क्या होने वाला है इसका। आप क्रीम खाए हुए हैं क्या? नहीं ना, मैं अति वंचित में हूँ, ये मेरे पास इनके हाथ में भी दूध नहीं आया कभी भी, ये मैं अति वंचित में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका जो है विरोध कर रहा हूँ। देखो, लेकिन ये कहना मुनासिब नहीं है कि 200-250 लोग हैं, लोग ज्यादा हैं, लेकिन वो गुमराह हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी चोरी कौन कर रहा है। वो अपने भाई बहनों से की तरफ नाराजगी जो जाहिर कर रहे हैं, वो नाराजगी हमें सही तरीके से समझा के नाराजगी जहाँ होनी चाहिए नाराजगी को वहीं ले जाना है, ये हमारा एंडेवर रहना चाहिए। वो भी लोग अच्छे लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, बलशाली लोग हैं, लेकिन इसीलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना गुस्सा शांत कीजिए। हम लोग आपके साथ बैठ रहे हैं, बैठेंगे, बात करेंगे, समझाएंगे, और अगर आप हमें समझा दोगे कि नहीं हम गलत हैं तो हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप कम से कम लॉजिकली, अभी जब शांत हो जाएगी बात 2-4 दिन में, तो आप लॉजिकली समझो बात। दूध पड़ा है, दूध को चुराने नहीं देना है, दूध हम सबके लिए बहुत है। मिठाई तो जेब से जा रही है ना उनके, मिली थोड़ी है, दूध मिला नहीं, अभी दूध पीने को तो मिले। मैं यही कह रहा हूँ ना, अब आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसीलिए जो हम लोग ये इस जजमेंट का विरोध कर रहे हैं, उनको बहुत शांति से अपने लोगों को प्यार से समझाना, ट्रीट करना है, समझाना है। अभी क्लियर हो जाएगी ना बात। ये भी लेटरल एंट्री में 1 सीट दे दी मोदी जी ने, अब तो 1 सीट दे दी, ये अभी भी कुछ एकता है, इसलिए लेटरल एंट्री वापस हो गई, वरना सारी 40 की 40 गई थी। वही 10 किलो दूध हमारा गया था। अब 10% रिजर्वेशन मान लो कर, जैसे मैंने हरियाणा की बात आती है, 10% कर दिया वाल्मीकि समाज के लिए, उनके लिए। अगर वो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या होगा? फिर वही बात है कि भाई इसमें तो योग्य नहीं है। मैं बदरिया साहब को फिर रोकना चाहता हूँ, क्या ऐसा कभी भी हुआ कि सीटें खाली नहीं थी? हमेशा वही मैं पहले चमार जाटों ने मौका नहीं लेने दिया। मैं एक मिनट, यही मैं कह रहा हूँ, ऐसा मैं पूरे समाज से, पूरे देश से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा अगर मुझे ये बता दें कि किसी एक जगह, किसी एक वक्त, किसी एक साल ऐसा था जब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की नौकरियां खाली ना हो। एक समय तो ऐसा बता दें कि पूरी भर गई हो सीटें, एक समय सिर्फ। सर, तो जब सीटें हैं, सर आपसे सवाल है, संघर्ष वो भी करते हैं, सुबह उठते हैं, पूरी देश की सफाई करते हैं। मोदी जी ने कहा था 2014 में कि जब भी सफाई कर्मी शिविर में उतरता है तो उससे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। मोदी जी को भी आध्यात्मिक सुख की अनुभूति करानी है रोज। मोदी जी की बातों में जो है कहने के
बात और है, प्रैक्टिकल कुछ और है। अगर मोदी जी रहते तो उनको कम से कम रेगुलर नौकरी दे दो। जो उनको ठेके पे क्यों लगा रहे हो? ठेकेदारी प्रथा की जो रखा उसको खत्म कर दो पहले। सर उन्हें पैर धोए थे सफाई कर्मियों के, वो केवल दिखावा था, छलावा था वो। अगर वो आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो दिल्ली में ही, उनको कहीं ज़्यादा दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दिल्ली में ही ये कार्य जो है आज भी फिजिकली लोगों को गटर में उतर के गटर साफ करने पड़ रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक सुख मोदी जी के लिए दिल्ली में ही अवेलेबल है, वो कर जब ले। चाहें जब ले लें। वो कर ले।